तो चलिए, आज का है हमारा सेकंड लेक्चर पेपर फर्स्ट और यूनिट फर्स्ट पे। तो यूनिट फर्स्ट में हमने स्टार्ट की थी टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसमें हमने कुछ एब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, इस तरह के सभी टर्मिनोलॉजीज, कंसेप्ट क्या होता है, ये सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में की थी। अब इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं जो आगे की टर्मिनोलॉजीज है रिलेटेड टू टीचिंग एप्टीट्यूड, वो सभी कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो लर्नर्स, मैं हूँ आपकी अपनी वैष्णवी और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल नॉलेज गेनर्स में। तो अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें जो है वो मोटिवेशन मिलता है, जिससे आपके लिए कुछ करने की जज्बा हमारे अंदर जाग जाता है। ठीक है, तो अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें, हम यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट के लिए जो सेट की एग्ज़ाम होने वाली है 26 सितंबर, उसकी प्रिपरेशन हम यहाँ करवाने वाले हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं पेपर फर्स्ट जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए, सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन होता है, वो यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, एंड पेपर सेकंड जो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो रोज़ ठीक 11 बजे और शाम को 5 बजे हमारी जो है क्लास होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास, जिसमें हम सीखने वाले प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। तो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग क्या होता है, इसका कंसेप्ट क्या है, हमें इसे किस तरह से यूज़ करना है, बाकी सारी कुछ बातें हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो जब भी हम कुछ नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं तो प्रिंसिपल एक्चुअली में होता क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म हम क्या करते हैं, हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम कुछ भी पढ़ें तो उसे हमारे नॉर्मल लाइफ से रिलेट करके पढ़ना चाहिए, तभी हमें जो है ना हमारी जो भी कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो सके। क्योंकि रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर हम उसके साथ जोड़ दें तो हमें जो है कुछ भी अगर हम पढ़े तो हमें अच्छे से उसे वो याद रहता है, हम एग्ज़ाम में उसे डायरेक्टली याद कर सकते हैं, हमें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो अभी प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग यानी कि प्रिंसिपल अभी क्या होता है, ठीक है ना, ऐसा कौन सा प्रिंसिपल होता है जिससे जो है हम जो भी चीज़ करना चाहते हैं वो अच्छी हो जाए। तो उसी तरह से सभी कुछ जो भी हमारे नॉर्मल लाइफ में होता है उसके लिए हमें प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि आप अभी स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट लाइफ में आपका प्रिंसिपल क्या है, आपके एग्ज़ाम, आपके स्कोर, आपकी जो भी करिकुलम एक्टिविटीज़, जो भी आप करना चाहते हैं, ये सारे आपके लिए प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वह क्यों इम्पोर्टेंट है, अगर आपने ये प्रिंसिपल्स अगर फॉलो कर दिए स्टूडेंट लाइफ के आज अच्छे से, तो आपकी जो आगे की आने वाली लाइफ है वो क्या कैसे हो सकती है, इफ़ेक्टिव एंड बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। ठीक है, तो इसी तरह से जो है प्रिंसिपल्स हमारे लाइफ को क्या बनाते हैं, सक्सेसफुल बनाते हैं। सेम उसी तरह का क्राइटेरिया हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग में होता है। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग आर द गाइडलाइंस फॉर मेकिंग द टीचिंग इफेक्टिव, देयरफॉर इट इज़ essential फॉर अ टीचर टू अलाउ द प्रिंसिपल ऑफ टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। यानी कि अगर किसी टीचर को एक बहुत ही अच्छा टीचर बनाना है, टीचिंग को क्या बनाना है, इफेक्टिव बनाना है, तो उसे क्या करना होता है, टीचिंग के जो भी प्रिंसिपल्स है उसे वो फॉलो करने होते हैं। अगर हम उसे फॉलो कर दें तो हमारी जो भी टीचिंग है वो क्या होती है, सक्सेसफुल होती है। ठीक है, दिस लीड्स टू सक्सेसफुल टीचिंग। इसी तरह से हमारी जो टीचिंग है वो क्या होती है, सक्सेसफुल बन जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग जो मेन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। देन उसकी कुछ कैटेगरीज हमारे पास बन जाती है। ठीक है, तो दो मेन कैटेगरी हमारे पास यहाँ पर है। फर्स्ट इज जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एंड द सेकेंड वन इज साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। तो फर्स्टली हम देखेंगे कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग क्या होता है। इसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हमारे पास आती है, तो वो भी हम देखेंगे। तो जनरल प्रिंसिपल क्या होता है, दिस प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग आर जनरल इन नेचर एंड हैव इमर्ज फ्रॉम द जनरल एक्सपीरियंसेस। ठीक है,
तो जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग में क्या होता है, जो भी प्रिंसिपल होता है, जो भी हम करते हैं वो क्या जनरल इन नेचर होता है, ठीक है, ताकि जब भी हम कुछ देखें तो हमारी जो भी लाइफ में हम जो भी होता है, जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं वो क्या करते हैं, हम उसे रिलेट कर लेते हैं। देन होता है यहाँ पर साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। ये क्या होता है, जो भी हमारे पास स्टूडेंट होता है, चाइल्ड होता है, पीपीएल होता है, उसके साइकोलॉजी से ये जो प्रिंसिपल है वो रिलेट करता है। यानी कि उस स्टूडेंट की साइकोलॉजी किस तरह से है, उसका क्या क्राइटेरिया है, वो किस तरह से हमारे कंसेप्ट को गेन कर सकता है, ये सारी की सारी बातें जो है वो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजिकल टीचिंग में होती है, ठीक है। दिस प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग हैविंग इमर्ज थ्रू द एक्सपेरिमेंट रिसर्च ऑफ द फील्ड ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। यानी जो भी हम टीचर क्या करते हैं, टीच करते हैं, एंड लर्नर क्या करता है, लर्न करता है। तो यही कुछ टर्मिनोलॉजीज साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग में होती है। यहाँ पर जो भी लर्नर एंड टीचर, इन दोनों के बीच में जो साइकोलॉजी होती है, इसके बेस पे हमने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हैं। उसी से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर क्या होती है, टर्मिनोलॉजीज होती है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कितनी कैटेगरीज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग दिखे थे, 2 कैटेगरीज। एक है जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, सेकेंड इज साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। तो जनरल प्रिंसिपल में क्या होता है, टीचर these principle of teaching are general in nature and have emerged from the जनरल एक्सपीरियंस। यानी कि ये क्या होता है, हमें जनरल लाइफ से हमारे मिल जाता है और जनरल एक्सपीरियंस से हम इसे गेन करते हैं। और साइकोलॉजिकल क्या होता है, जो भी टीचिंग एंड लर्निंग यानी टीचर और लर्नर के बीच में जो साइकोलॉजी होती है उसके रिलेटेड। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है जो भी जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग है, उसके डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हमारे पास है, ठीक है। तो चलिए आज हम पूरी की पूरी जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग की साइकोलॉजी टर्मिनोलॉजीज जानेंगे। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग की साइकोलॉजी जो टर्मिनोलॉजीज है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग की टर्मिनोलॉजीज हम आज देखेंगे, एंड जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग है उसकी टर्मिनोलॉजीज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग है प्रिंसिपल ऑफ डेफिनाइट एम। तो जैसे नाम से हमें पता चल रहा है प्रिंसिपल ऑफ डिफिनाइट एम, यानी कि हमारा जो है एक बहुत ही अच्छा एम यहाँ पर होना चाहिए। जैसे कि अगर टीचर के पास एक एम है, यानी कि स्टूडेंट को किस तरह से वहाँ पर पढ़ाना है, कौन सा टॉपिक कवर करवाना है, तो वो क्या करता है, पहले क्लास में जाने से पहले एक प्लानिंग बनाता है, किस तरह से हमें उन टीचर्स को पढ़ाना है, किस तरह से हमें उन्हें एग्जाम्पल्स देने हैं, ये सारी बातें वो पहले प्लान कर लेता है। यानी कि उसका जो एम है वो पहले ही फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो ये है क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ डिफाइनाइट एम। सेम क्राइटेरिया स्टूडेंट पर भी लागू होता है, यानी कि जब भी स्टूडेंट अपनी स्टूडेंट लाइफ में जीता है तो वहाँ पर उसे क्या करना होता है, जो भी हमें पढ़ना है उसका वो एम बनाता है कि वहाँ हमें यहाँ तक के अभी पढ़ लेना है। तो इस तरह से हमारी जो प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम है यहाँ पर कवर हो जाता है। इस तरह से हम इस प्रिंसिपल को क्या करते हैं, फॉलो कर लेते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी लर्निंग बाय डूइंग। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी या फिर हम कह सकते हैं लर्निंग बाय डूइंग। तो लर्निंग बाय डूइंग नाम से ही हमें पता चल रहा है कि किस तरह से ये प्रिंसिपल होने वाला है। यानी कि जैसे कि हमें पता है लर्निंग बाय डूइंग क्या होता है कि हमें कुछ करना भी है और उससे सीखना भी है। तो यहाँ पर टीचर क्या करता है, स्टूडेंट्स को कुछ एक्टिविटी प्रोवाइड कर देता है या फिर कुछ भी लेसन्स में उन्हें पार्टिसिपेट करवाते हैं। तो यहाँ से उन्हें क्या होता है, लर्न भी होता है और वो कुछ कर भी पाते हैं। तो लर्निंग बाय डूइंग मेथड से, प्रिंसिपल से क्या होता है, हमारी जो टीचिंग है वो इफ़ेक्टिव बन जाती है। टीचिंग बिकम इफेक्टिव व्हेन स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द लेसन्स, लर्निंग बिकम एक्टिव एंड क्विकर। यहाँ पर उसी तरह से होता है, अगर हम एक्टिवली पार्टिसिपेट हो गए तो हमारी जो टीचिंग है वो क्या हो जाती है,
इफेक्टिव हो जाती है। ठीक है, तो प्रिंसिपल हम इसीलिए फॉलो करते हैं ना कि अगर हमें हमारी टीचिंग अगर इफेक्टिव बनानी है तो इसलिए हम प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। तो अगर हमने लर्निंग बाय डूइंग प्रिंसिपल फॉलो कर लिया तो हमारी टीचिंग क्या हो सकती है, इफेक्टिव हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया एक्टिविटी या फिर लर्निंग बाय डूइंग प्रिंसिपल। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास लिंकिंग विथ लाइफ। जैसे कि मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि अगर हमने कोई भी प्रॉब्लम या फिर कोई भी अगर हमारे सिलेबस का टॉपिक भी अगर हो और उसे अगर हमने लाइफ के साथ रिलेट कर दिया, कोई भी रियल लाइफ एग्जाम्पल ले लिया, उसके साथ अगर हमने रिलेट कर दिया तो हमें क्या होता है, बहुत ही अच्छे से उसे समझ में आ जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, लिंकिंग विथ आवर लाइफ। तो हमें अपने लाइफ से उसे क्या करना चाहिए, लिंक कर लेना चाहिए। लाइफ एंड लर्निंग आर द टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन। अभी हमें पता है कॉइन की कितनी साइड्स होती है, दो साइड्स होती है, हेड एंड टेल। उसी तरह से लर्निंग और रियल लाइफ अपने जो है वो कॉइन के दो साइड्स होते हैं। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, उन्हें एग्जाम्पल के साथ रिलेट करके, एक दूसरे के साथ रिलेट करके हम उसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे लिंकिंग विथ लाइफ, यानी कि हमें जो है हमारे लाइफ से लिंक करके जो भी है वो देख ले रहा है। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ प्यूपिल सेंटर्डनेस। ठीक है, यानी कि प्यूपिल सेंटर्डनेस यानी प्यूपिल यानी क्या होता है, स्टूडेंट। स्टूडेंट सेंटर्डनेस यानी स्टूडेंट के हिसाब से जो भी अच्छा है वो टीचर को करना चाहिए। जैसे कि स्टूडेंट की क्या नीड्स है, स्टूडेंट का क्या इंटरेस्ट है, स्टूडेंट की क्या एबिलिटीज़ है, स्टूडेंट की क्या एस्पिरेशन है, ये सारी बातें उन्हें क्या करनी चाहिए, ध्यान में रखनी चाहिए और उसके हिसाब से उन्हें जो है वो पढ़ाना चाहिए। अगर हम इस तरह से पढ़ाएंगे, हमारा जो भी गोल है टीचिंग का वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, हमारी टीचिंग जो है वो इफ़ेक्टिव हो जाएगी। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हमें क्या करना चाहिए, प्यूपिल के सेंटर्डनेस से जो भी हमें पढ़ाना है वो पढ़ाना चाहिए। यानी कि जो भी हम करिकुलम परफॉर्म करते हैं, जो भी हम टीचिंग करते हैं वो उनके हिसाब से करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आप बोले कि स्टूडेंट बोल रहे हैं कि आज नहीं, आज लेक्चर नहीं लेना है, हमें आज नहीं पढ़ना है, तो सिर्फ उनके हिसाब से होगा, नहीं। लेकिन उनकी जो भी नीड, उनका जो भी इंटरेस्ट है उनके हिसाब से हमें पढ़ना चाहिए। क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड हमने देखी थी एंड मॉडर्न मेथड हमने देखी थी। ठीक है, तो ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता था कि हम ऐसे ही पढ़ा देते थे, हमें कुछ भी स्टूडेंट से लेना देना नहीं होता था, हम बम्पर ऑफ इंस्ट्रक्शंस वहाँ पर बम्पिंग करते थे। ठीक है, लेकिन अभी मॉडर्न मेथड में ऐसा करते हैं क्या, नहीं, हम स्टूडेंट से इंटरैक्ट करते हैं, हम देखते हैं स्टूडेंट को कि उनकी नीड क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, इस हिसाब से हम क्या करते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फोर्थ प्रिंसिपल, प्यूपिल सेंटर्डनेस। देन नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। यानी कि क्या होता है, जो भी हमारे पास इंडिविजुअल्स होते हैं, यानी कि हम स्टूडेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, होते हैं सेम होते हैं क्या, नहीं, दो इंडिविजुअल बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। उनकी जो हॉबीज़ होती है वो भी अलग होती है, इंटरेस्ट भी अलग होता है। तो हमें क्या करना होता है, उनके हिसाब से उन्हें ट्रीट करना होता है। यानी कि हमें उनके एबिलिटीज़ देखनी होती है, हमें उनका एटीट्यूड देखना होता है, हमें उनके अचीवमेंट्स देखने होते हैं, हमें उनके एम्बिशंस देखने होते हैं। ये सारी बातें देखकर हमें जो है उन्हें पढ़ाना होता है, ना कि दोनों के जो भी जितने भी इंडिविजुअल्स हमारे पास हैं उन्हें एक साथ नहीं हमें ट्रीट करना है, उन्हें अलग अलग ट्रीट करना होता है। तभी हम उनके साथ जो है अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, हम उतने अच्छे से समझ सकते हैं, हम उन्हें अच्छे से पढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। यानी कि सभी इंडिविजुअल में या सभी स्टूडेंट में हमें क्या करना चाहिए, डिफरेंस देख लेना चाहिए, तभी हम उन्हें अच्छे से पढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया नेक्स्ट प्रिंसिपल। देन हमारे पास आता है प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव टीचिंग एंड स्ट्रेटजीज एंड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। आई थिंक आपको सभी कुछ समझ में आ रहा है। अगर कुछ भी डाउट आता है तो जल्दी से कमेंट में जाना, कमेंट कर देना, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, अभी हम पूरे के पूरे प्रिंसिपल्स
देख लेंगे। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, यानी कि टीचर को क्या करना चाहिए, जो भी उनकी स्ट्रैटेजी है वो कैसी होनी चाहिए, टीचर की पढ़ाने की स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए। यानी कि स्टूडेंट को जब भी कोई पढ़ाए तो उन्हें क्या चाहिए, वो अच्छे से समझ में आना चाहिए। उनकी स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी हो कि अगर स्टूडेंट एक बार उनके लेक्चर या फिर एक बार उनके सामने कुछ एक पॉइंट पढ़ ले तो उन्हें वो अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो ये होती है इफ़ेक्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजी, जो एक टीचर को क्या करनी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, जो भी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो उनकी बेस्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल हमारे पास होता है, यानी कि जो हम पढ़ाते समय कुछ मटेरियल प्रोवाइड कर देते हैं, या फिर हम नोट्स बोल सकते हैं, या फिर कोई भी चीज़ हमें जो एज ए मटेरियल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करनी होती है, वो भी क्या होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्हें मैनेज किया होना चाहिए। तभी हम क्या बोल सकते हैं, हमारी जो टीचिंग है क्या हो सकती है, इफ़ेक्टिव हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो सकती है। तो नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल था कौन सा, प्रिंसिपल ऑफ इफ़ेक्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजीज एंड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी यानी क्या होता है, अगर स्टूडेंट्स को कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आए तो उन्हें अच्छे से समझ में आ देना। जैसे कि गुड टीचिंग इज अ डेमोक्रेटिक इन नेचर, स्टूडेंट शुड नॉट बी टॉफ कीपिंग इन व्यू देयर कास्ट, क्रीड और रिलीजन, देयर शुड बी अ डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट इन द क्लास। यानी कि जब भी हम किसी भी स्टूडेंट को पढ़ाएं तो हमें क्या करना चाहिए, सभी को सेम कैटेगरी में बांटना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें उनके कास्ट से, उनके क्रीड से, उनके रिलीजन से हम उनमें डिफरेंस ले, वहाँ पर हमें कुछ भी डिफरेंस नहीं देखना होता है। वहाँ पर हमें क्या करना होता है, सभी को एक जैसा ट्रीट करना होता है, क्योंकि हमारे लिए तो सभी स्टूडेंट हैं। हम देखते हैं क्या किसी की कौन सी कास्ट है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये रिलीजन में कोई डिफरेंस लेता है क्या, नहीं। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी हमें क्या करनी चाहिए, फॉलो कर लेनी चाहिए। क्योंकि अभी देखिए, आप भी कुछ दिनों बाद एज ए प्रोफेसर बन जाएंगे, सेट एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बाद, तो आपको भी पता नहीं चलना चाहिए ना कि हमारे जो प्रिंसिपल है वो कैसे है, हमें कौन से प्रिंसिपल को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि हमें कोई भी स्टूडेंट में डिफरेंस नहीं करना है, सभी स्टूडेंट को एक जैसा ट्रीट करना है, चाहे वो मेंटली स्ट्रांग हो, फिजिकली स्ट्रांग हो, मेंटली वीक हो, फिजिकली वीक हो, चाहे कैसा भी स्टूडेंट हो, वो उन्हें हमें क्या करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करना चाहिए इन अ सेम मैनर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। देन प्रिंसिपल ऑफ लिबरेटिंग द माइंड। नेक्स्ट हमारा पॉइंट कौन सा है, कौन सा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ लिबरेटिंग द माइंड। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ लिबरेटिंग द माइंड यानी क्या होता है, सक्सेसफुल टीचिंग लिबरेट द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड वाइडन्स द इंटेलेक्चुअल हॉरिजन ऑफ द स्टूडेंट, इंडिपेंडेंट हैबिट्स ऑफ द स्टडी इज डेवलप्ड इन देम। यानी कि लिबरेटिंग द माइंड यानी क्या होता है, माइंड को चेंज करना। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि वो पढ़ाई ना करे, लेकिन टीचर की स्ट्रैटेजी, टीचर की टीचिंग इतनी इफेक्टिव और अच्छी होनी चाहिए कि स्टूडेंट को उस सब्जेक्ट में पढ़ने का इंटरेस्ट बना रहे। ठीक है, तो टीचर को कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहे, अगर पढ़ना नहीं भी चाहे तो उनकी स्ट्रैटेजी, उनकी टीचिंग को देखकर उन्हें क्या हो जाए, वहाँ पर इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए और वो इस सब्जेक्ट के लिए पढ़ना स्टार्ट करें। तो ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ लिबरेटिंग द माइंड। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंडक्टिव एनवायरनमेंट एंड प्रॉपर कंट्रोल। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कंडक्टिव एनवायरनमेंट एंड प्रॉपर कंट्रोल यानी क्या होता है, जो भी हमारी टीचिंग होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए कि कंट्रोल फैसिलिटेट इफेक्टिव टीचिंग। यानी कि जो भी हमारी टीचिंग है वो कैसी होनी चाहिए, facilitate effective teaching, conducive environment and proper control facilitate effective teaching and learning can proceed effectively in an
आइडियल, सोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट, यानी कि जो भी हमारा एनवायरनमेंट होता है, जो हमारे आसपास रहता है, उसके हिसाब से हमें क्या करनी चाहिए, हमारी पढ़ाई स्टूडेंट तक पहुंचानी चाहिए। यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शंस हम देना चाहते हैं एज अ टीचर, जो लर्नर चाहता है कि हमें टीचर इस तरह की इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करे, हमें इस तरह से पढ़ाए, तो वो किस बेसिस पे हम पढ़ाएंगे उन्हें, आइडियल, सोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट जो भी हमारे पास है उसकी तरफ से। ठीक है, तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट एंड प्रॉपर कंट्रोल। ठीक है, इतने प्रिंसिपल्स आपको समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल पर चले। ठीक, देन नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ डायग्नोस्टिक एंड रिमीडियल टीचिंग। डायग्नोस्टिक यानी कि क्या होता है, चलिए बता दीजिए। गुड टीचिंग डायग्नोसिस द डिफिकल्टीज ऑफ द स्टूडेंट्स एंड सजेस्ट रेमेडीज अकॉर्डिंग टू इट। यानी कि जब भी कोई स्टूडेंट किसी भी डिफिकल्टी से पास हो, चाहे कोई भी डिफिकल्टी वहाँ पर क्यों ना हो, तो टीचर को क्या करना चाहिए, वहाँ पर उन्हें सजेस्ट करना चाहिए। जो भी सजेशन उसे चाहिए होगा वो उसे अच्छे से प्रोवाइड करे, उनका जो भी सोल्यूशन, प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो उसे प्रोवाइड करे, या फिर कोई भी डाउट से कुछ भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वो सॉल्व करे। ठीक है, जो भी कंसेप्ट अगर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया है तो वो कंसेप्ट दोबारा समझा दे। चाहे कितने भी बार अगर स्टूडेंट बोले सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्या किसी के होता है, कोई टॉपिक ऐसा होता है कि अगर हमने 2 बार 4 बार भी समझा दिया तो वो पॉइंट जल्दी से समझ में नहीं आता। लेकिन यहाँ पर टीचर की ड्यूटी क्या होती है कि जब भी किसी स्टूडेंट को कुछ भी टॉपिक समझ में नहीं आए तो उसे 2 बार 3 बार जितनी भी बार जब तक कि वो टॉपिक समझ में नहीं आता तब तक के उसे क्या करना चाहिए, समझा दे रहना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग। एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट बताओ, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या करना है, टीचर को क्या बनाना है, महान बनाना है। यानी कि स्टूडेंट अगर कोई भी बात करे, चाहे वो उसके बिहेवियर के रिलेटेड हो, चाहे उसकी स्टडी के रिलेटेड हो, सभी कुछ हमें क्या करना चाहिए, टीचर को क्या करना चाहिए, वहाँ पर महान बनाना चाहिए। यानी कि इस पॉइंट का भी मैं मीनिंग आपको बता दूंगी कि हमें किस तरह से ये पॉइंट याद रखना है, हमें किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लेकिन इतना याद रखना कि हमें टीचर को क्या बनाना है, महान बनाना है, टीचर को बहुत ही अच्छा बनाना है, तभी हमारे जो क्वेश्चन का आंसर है वो बहुत ही सही आएंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारे प्रिंसिपल ऑफ डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग। थोड़ा बहुत थेरोटिकल पॉइंट है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ही ज़्यादा बोरिंग कंसेप्ट है, लेकिन जैसे जैसे आगे हम पढ़ते चलेंगे आपको इंटरेस्ट आता चलेगा। ठीक है, तो चलिए इतना समझ लेते हैं, बाद में आपको अपने आप इस पॉइंट में जो है इंटरेस्ट आने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सजेस्टिवनेस। सजेस्टिवनेस यानी कि अभी बता दीजिए क्या होता है। चलिए मैं ही बता देती हूँ। सजेस्टिवनेस यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि गुड टीचिंग प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ सजेशंस। यानी कि अगर जब भी हम कोई टीचर टीच करता है तब टीचर को क्या करना चाहिए कि किसी भी स्टूडेंट को कोई ऑर्डर नहीं देनी चाहिए, उसे क्या देना चाहिए, सजेशन देना चाहिए। यानी कि जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट का कोई पॉइंट गलत हो गया या फिर उससे कोई गलती हो गई तो हमें उसे ऑर्डर नहीं देना चाहिए कि तुमसे ये सब हो गया है, ये कुछ भी इस तरह से हमें नहीं करना। हमें क्या करना चाहिए, वहाँ पर उस स्टूडेंट को सजेशन देना चाहिए। अगर आपने इस तरह से नहीं किया होता, अगर कुछ ऐसा गलत दूसरी चीज़ आपको एग्जाम्पल के तौर पर उन्हें बता देंगे कि हाँ इस तरह से अगर आपने किया होता तो आपका रिजल्ट अच्छा आता। मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट है उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो हम क्या, उस टीचर को क्या नहीं करना चाहिए, उस स्टूडेंट को डांटना चाहिए नहीं चाहिए। ठीक है, अगर हम डांटेंगे तो स्टूडेंट और डिप्रेशन में जा सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, उस स्टूडेंट को समझाना चाहिए अच्छे से, उसे बताना चाहिए कि आपकी क्या मिस्टेक हो गई है, आपकी क्या गलती हुई है, आपको उसे किस तरह से सुधारना है। ये सारी सजेशन सबको उसे देनी चाहिए, तभी क्या होगा, आपकी जो टीचिंग है वो इफ़ेक्टिव होगी। और जब भी हमारी टीचिंग थोड़ी बहुत भी अगर इफ़ेक्टिव होनी स्टार्ट हो जाए तो हम
एज अ टीचर स्टूडेंट की जो नज़रों में बहुत ही अच्छे टीचर बन जाते हैं। कोई कोई टीचर होते हैं ना हमारे लिए जो मॉडल बोलते हैं, हमारे लिए बहुत ही अच्छे रहते, तो ये सब उसी के हिसाब से होता है। अगर हम हमारे प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग अगर हम फॉलो करें तो ये सारी बातें हमारे साथ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सजेस्टिवनेस, यानी कि स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, ऑर्डर नहीं देना चाहिए, सजेशन देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विथ अदर सब्जेक्ट, यानी कि जब भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो कुछ ना कुछ उसका ऐसा पार्ट होता है जो दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी रिलेटेड होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, उस टॉपिक को अदर सब्जेक्ट से भी रिलेट कर लेना चाहिए। अगर हम उसे अदर सब्जेक्ट के साथ रिलेट करके पढ़ाएंगे तो हमारा जो भी कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा, स्टूडेंट को उस दूसरे सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, और हमारी जो टीचिंग है, जो हमने प्रिंसिपल्स बनाए हैं, किसके लिए बनाए हैं, हमारी जो टीचिंग है वो इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, तो वो भी बहुत ही अच्छे से इफ़ेक्टिव बन जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम पढ़ाएं तो उस सब्जेक्ट को अदर सब्जेक्ट के साथ क्या करना चाहिए, रिलेट करना चाहिए, तभी हमारी जो टीचिंग है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। अभी प्लानिंग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अभी जैसे कि कोई कहाँ पर कहीं भी हम जाएं, कोई भी पॉइंट अगर हम पढ़े, कोई भी चीज़ अगर हम करें तो उसके लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए। अगर हमारे पास प्लान है तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमें हमारे लिए कोई छोटा सा घर बनाना है, तो हम क्या करते हैं, पहले प्लान बनाते हैं या डायरेक्टली घर के लिए काम स्टार्ट करते हैं? नहीं, पहले हम क्या बनाते हैं, एक ब्लू प्रिंट बनाते हैं, एक अच्छा कच्चा वाला प्लान बनाते हैं, उसमें देखते हैं कि हमें किस तरह से सब कुछ अच्छे से मिल रहा है या नहीं, और अगर ये अच्छे से हो तभी हम बिल्डिंग को, हमारे घर को जो बनाना है वो स्टार्ट कर देते हैं। अगर हमने पहले घर बना दिया और बीच में अगर हमें पता चला कि नहीं ये इस तरह से हमें नहीं चाहिए था, तो क्या हम उस पूरे घर को तोड़ सकते हैं क्या? नहीं। उसी तरह से हमारा प्लानिंग का है। तो हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम पढ़ाई करें या फिर कोई भी चीज़ करें, पढ़ाई हो, टीचिंग हो, टीचर क्या करता है, टीचिंग करता है, स्टूडेंट क्या करते हैं, लर्निंग करते हैं। तो उसके पहले हमें क्या करनी चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए, ताकि हमारी जो भी प्लानिंग हो वो बीच में ना रुके। ठीक है, देन नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। अभी फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी का क्या मतलब है, यहाँ पर जब भी हम स्टूडेंट को पढ़ाएं तो वो हम रिजिडली नहीं पढ़ाएं। रिजिड यानी क्या होता है, हम बहुत ही ज़्यादा हार्डली स्टूडेंट्स के साथ ट्रीट ना करें। हमें उनके साथ ट्रीट करते समय हमारे पास क्या होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, इलास्टिसिटी होनी चाहिए। अगर हमारे पास ये दोनों चीज़ें हैं तो हमारी जो टीचिंग है ना वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। यानी कि स्टूडेंट के साथ हम टीचिंग एज अ फ्रेंड भी बने रह सकते, एज अ स्टूडेंट भी बने रह सकते और एज अ लीडर भी बने रह सकते, तभी हमारी जो टीचिंग है वो इफेक्टिव हो जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमारी जो टीचिंग है वो कैसी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलाइजिंग पास्ट लर्निंग एक्सपीरियंस। जो भी हमने पास्ट में पढ़ा है वो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर एक्सप्रेस कर देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पूरे के पूरे प्रिंसिपल्स पढ़ लिए हैं, किस तरह से पूरे प्रिंसिपल्स से किस किस का क्या क्या मीनिंग था वो भी हमने यहाँ पर देख लिया है। तो कितने प्रिंसिपल्स से, पहला हमने जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग स्टार्ट की थी, उसमें पहला था डेफिनाइट एम, एक्टिविटी ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। देन नेक्स्ट था हमारे पास लिंकिंग विथ लाइफ, pupil centeredness, individual difference, effective teaching strategy and instructional material, then principle of democracy, then liberating the mind, next conducive environment and proper use है हमारे पास diagnostic and remedial teaching, then suggestiveness, linking with other subject, planning, flexibility and elasticity, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलाइजिंग पास्ट लर्निंग एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर हमने पूरे के पूरे जो प्रिंसिपल हैं वो जनरल प्रिंसिपल यहाँ पर हमने कवर करवा लिए। ठीक है, तो अभी वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, आपको बोर हो जाएगा,
तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए।